तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। तो पहले आप दोनों से ही सवाल यही रहेगा। अजीज साहब, मैं आपसे शुरू कर देता हूं क्योंकि आप यहीं मौजूद हैं। एक आम टैक्स पेयर की, एक मिडिल क्लास टैक्स पेयर की उम्मीद क्या रहती है बजट से? क्या देखना चाहता है वो? देखिए, जैसे आपने कहा, एक मिडिल क्लास के लिए एक बड़ी उम्मीद रहती है बजट से। मेरे हिसाब से उनकी जो डिडक्शंस होंगी, स्टैंडर्ड डिडक्शंस, वो ज़रूर उसमें तवज्जो देना चाहिए। सेक्शन 80C जो एमएनडी नहीं हुआ, उसमें रियायत और थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, ये उम्मीद होगी। अगर आप बोलें कैपिटल गेन टैक्स जो इक्विटी से लागू किया गया था 2018 में, 1 लाख की एग्जेम्पशन थी, वो 1 लाख की एग्जेम्पशन 2018 में भी 1 लाख थी और आज भी 1 लाख है। 6 साल हो गए और इक्विटी मार्केट्स में काफ़ी रैली भी आई है, तो वो 1 लाख को रिकंसिडर करने की एक उम्मीद होती है कि भाई हर 6-7 साल में एटलीस्ट इन्फ्लेशन जितनी की ये लिमिट्स बढ़े। तो ये 3 उम्मीदें होनी चाहिए एक प्रैग्मेटिक मिडिल क्लास इन्वेस्टर एंड अर्नर से, मेरी ये मानना है। लेकिन फिरोज साहब, एक जो बड़ी चीज़ जिसकी नज़र सब पर जिसकी नज़र है और ख़ासतौर पे मार्केट को बहुत वो फोकस कर रहा है, वो एफएनओ है। लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, एसीबी चीफ की तरफ से आया इकोनॉमिक सर्वे में उसका जिक्र है कि एफएनओ में जिस तरीके से रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ गया है वो चिंता का विषय है। क्या यहाँ पर टैक्सेशन की कोई मार पड़ सकती है? विपिन जी, मेरे हिसाब से, मैं एक इवेंट में था फ्राइडे को जहाँ चेयरपर्सन भी थी एसएबी की, वो कह रही हैं कि माइक्रो से ये प्रॉब्लम मैक्रो हो चुकी है। मैक्रो इसीलिए हो चुकी है क्योंकि रिटेल जो पार्टिसिपेशन हो रहा है वो एफएनओ में काफ़ी बड़ा है और उसमें लॉसेस काफ़ी 90-95% हमने देखा ही होगा कि 90-95% लॉस करते हैं। वो लॉस करना जाहिर सी बात है, बट बहुत सारे और नॉन अप्रूव्ड पीएमएस काइंड ऑफ प्रोवाइडर्स काफ़ी सारे पैदा हो गए, जो लॉगिन आईडी ले लेते हैं और उस पर भी मैनेजमेंट काफ़ी चल रही है। ये चेयरपर्सन की कहना था कि इल्लीगल पीएमएस एक्टिविटी बहुत चल रही है। तो इसको अगर हमें एक फॉर्मेट में डालना है, इसीलिए उन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म का भी इजाद करने की बात की है। तो मेरे हिसाब से टैक्स चेंज तो रेलेवेंट ही नहीं है, क्योंकि अगर पैसा बन ही नहीं रहा तो टैक्स से कैसा कोई डिमोटिवेट हो जाएगा। पैसा बन रहा हो और आप उसको रोकना चाहें तो टैक्स बढ़ाए, नुकसान ही कर रहा है तो टैक्स बढ़ा के तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके तो टैक्स की लायबिलिटी नहीं होगी। तो आई थिंक अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है कि रिटेल अपने सटोरिया माइंडसेट में आ गया है, डेरिवेटिव रख के कसिनो माइंडसेट में आ गया है, उसको अगर आपको अवॉइड करना है तो टैक्स इज नॉट द राइट रूल। उसको अपनी जो चाह है उसको जाहिर करने के लिए एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म देने की जरूरत है। उस पे भी सेबी ने डेफिनेटली बोला कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म लाएंगे जो म्यूचुअल फंड और पीएमएस के बीच में हो और 10 लाख की इन्वेस्टमेंट्स हो और उसमें हम बहुत लिबरल रेगुलेशन रखेंगे। जैसे म्यूचुअल फंड में डेरिवेटिव की जो यूसेज है वो काफी सीमित है, पीएमएस में भी सिर्फ हेजिंग और आर्बिट्राज के लिए यूज कर सकता है। तो ये जो नया प्लेटफॉर्म क्रिएट होगा, उसको लोग एसेट क्लास कह रहे हैं, मेरे हिसाब से वो एसेट क्लास नहीं है, प्लेटफॉर्म है। वो प्लेटफॉर्म एक इंसान को एक वेंट करने का जरिया मिलेगा। टू आंसर योर पॉइंटेड क्वेश्चन, आई डोंट थिंक टैक्स विल चेंज। तो हेज फंड्स पे टैक्स लग सकता है एफएनओ में? देखिए, आज हेज फंड्स की कोई रेगुलेशन, मतलब आज कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। देखो, म्यूचुअल फंड में आप सिर्फ पुट्स एंड कॉल्स खरीद सकते हैं, ऑप्शंस बेच इजीली नहीं सकते। ऑफ कोर्स कवर्ड कॉल्स करते हैं, जैसे पराग पारेख का जो लार्ज कैप फंड है उसमें आपने देखा होगा कि लोग कॉल्स बेचते हैं। सो टू आंसर द पॉइंटेड क्वेश्चन, म्यूचुअल फंड में डेरिवेटिव यूसेज ना के बराबर है। पीएमएस में भी हेजिंग और आर्बिट्राज के लिए ही परमिशन दी गई है और एआईएफ में भी 2 टाइम की लेवरेज की लिमिट है। तो ये जो नया प्लेटफॉर्म होगा वो हेज फंड के मुकाबले कंपैरेबल होगा ग्लोबल हेज फंड में, जिसमें लेवरेज लिमिट्स ज्यादा होंगी, पुट्स बेचने की, कॉल्स बेचने की क्षमता ज्यादा होगी। तो आई थिंक दैट विल बी मोर, एंड टिकट साइजेस जरूर एफएनओ की बदल सकती हैं, बट वो बजट का मामला नहीं है, वो आई थिंक सेबी का मामला है। आई थिंक टिकट साइजेस बदल सकते हैं। तो उस मिडिल क्लास के लिए हम और बातें अभी करेंगे, लेकिन अजीज साहब, यही वाली चीज जो रैशनलाइजेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स कह रहे हैं कि सबका अलग अलग पीरियड है, प्रॉपर्टी में अलग, गोल्ड में अलग, इक्विटी में अलग। चर्चा ये है कि जो 3 साल वाला प्रॉपर्टी है, इक्विटी में भी वो उल्टा मतलब बढ़ा दिया जाएगा। अभी तो 1 साल के ऊपर वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म होता है। तो अगर ऐसा होता, पहली बात तो आपको क्या लग रहा है, किस तरह से अगर इसको रैशनलाइज करेंगे तो किस दिशा में करेंगे? और अगर मान लीजिए इस दिशा में करते हैं कि इक्विटी को भी उठा के प्रॉपर्टी जैसा आगे ले जाते हैं, तो उसके इम्पैक्ट्स क्या आएंगे? देखिए, मेरे हिसाब से पहले जो सर ने कहा, ये इसकी सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें एसटीटी नॉन एसटीटी के टैक्स रेट्स अलग हैं। ओके, पीरियड तो अलग है, डिफरेंट एसेट्स के अलग हैं, एसटीटी के अलग हैं और नॉन एसटीटी के अलग हैं। और अब डेट में तो ऐसा भी हो गया कि कभी वो लॉन्ग टर्म नहीं होगा,
सेक्शन 50A भी इंक्लूड हो गया, जिसमें अब पहले तो 3 साल में डेट भी लॉन्ग टर्म हो जाता था, बट अब डेट फंड्स तो 25 साल भी होल्ड कर लो, वो लॉन्ग टर्म होने से राइट, वो शॉर्ट टर्म ही रहेंगे सेक्शन 50A के तहत, ओके, जो लास्ट ईयर फरवरी में इंक्लूड हुआ था। तो इसमें सिंप्लीफिकेशन की गुंजाइश है। अगर इक्विटी को लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन को 1 से 3 इयर्स किया जाए तो मेरे हिसाब से इस पे इसका कोई इंपैक्ट ज्यादा होगा नहीं। ओके, राइट, ये एक्चुअली एक राइट डायरेक्शन में होगा, राइट। एंड हमारी ये उम्मीद है कि ये सिंप्लीफाई होगा, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन की थीम रखी गई है। देखिए, आप कॉर्पोरेट टैक्स सिंप्लीफाई हुआ, डायरेक्ट टैक्स कोड सिंप्लीफाई हुआ, नई मेथड के साथ आप कुछ भी डिडक्शन ना लें और सीधे आप टैक्स पे कर दें। तो कैपिटल गेन टैक्स हमारा सबसे कॉम्प्लेक्स है इन द टॉप 10 इकोनॉमीज। तो अगर सिंप्लीफिकेशन की थीम चली आई है सेम एनडीए गवर्नमेंट की, तो शायद ये बजट में ना हो, बट कैपिटल गेन टैक्स की सिंप्लीफिकेशन इज डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स इन द नेक्स्ट कपल ऑफ बजट्स फॉर श्योर। एंड आई थिंक वो लॉन्ग टर्म को अगर बढ़ाएंगे तो उसमें मार्केट की स्टेबिलिटी आएगी। देखिए, अब म्यूचुअल फंड्स के पहले 1 साल के एग्जिट लोड होते थे इक्विटी म्यूचुअल फंड में जी। अब काफी सारे स्कीम्स हैं जिसमें 15 दिन की एग्जिट लोड है। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी किसी को बंदी बना नहीं रही है, और टैक्सेशन भी काफी अच्छा है कि अगर समझो कि 15% की शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, तो इंसान के अगर 15% बन गए हैं 3 महीने में, तो वो भी कह रहा है 15% की टैक्स दे दूंगा, 2.25% टैक्स दे दूंगा, एग्जिट लोड भी फ्री है, मैं निकाल लेता हूं। तो ये जो ट्रेडिंग माइंडसेट ऑन अ म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म की अब रिस्क नहीं है, बट आई एम सेइंग इट मेक्स मोर सेंस कि वो लॉन्ग टर्म हो जाए तो इंपैक्ट नहीं होगा, इनफैक्ट ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को। एंड आई थिंक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने ही मार्केट को संभाला हुआ है, राइट। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नेट प्रैक्टिकली जीरो हैं इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, बजट के बाद, मतलब इलेक्शन के बाद खरीदने के बावजूद। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास आज 1.25 लाख करोड़ की लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो वो इंजन को और स्टेबल बनाना ताकि मार्केट्स एक आत्मनिर्भर हो जाए, आई थिंक विल बी अ ग्रेट थिंग। एक चीज़ है कि अभी आरबीआई गवर्नर ने ये भी चिंता जताई थी कि बैंक्स के डिपॉजिट काफ़ी कम हो रहे हैं, तो अब बैंक्स के डिपॉजिट कैसे बढ़ें, तो क्या उसके लिए किसान विकास पत्र, एनएससी, क्योंकि बैंक्स का सीधा कंपटीशन वहाँ आ जाता है, वहाँ पर वो कुछ अनाउंसमेंट हो सकती है क्या कि यहाँ पर थोड़ा आपको इंसेंटिव ज़्यादा मिलेगा तो बैंक्स भी फिर अपना इंटरेस्ट रेट ऊपर बढ़ाएं ताकि लोग बैंक में पैसा रखें, ऐसी कोई चीज़ होती हुई आपको लगती है? देखिए, मेरे हिसाब से तो बैंक की ये उम्मीद ही नाजायज है। क्योंकि क्या होता है, बैंक करती क्या है, बैंक के कासा पड़े होते हैं, वो इंश्योरेंस बेच देते हैं 40-50% की इनकम के चक्कर में। तो आप अपने पहले बैंक अकाउंट खाली करते हो, उसको डिपॉजिट में डालते नहीं हो, और आप कहते हो कि मैं इंश्योरेंस 10 लाख का ले लूंगा, इससे 3 लाख का ले लूंगा, 1.5 लाख की कमीशन मिल जाएगी। आईआरडीए ने जो लिमिट थी कमीशन की, वो भी हटा दी। सो बेसिकली फी बेस्ड प्रोडक्ट की वजह से आपकी डिपॉजिट्स के बदले आप फी बेस्ड प्रोडक्ट्स अपफ्रंट इनकम करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, आप देखें अब म्यूचुअल फंड से भी काफी लॉबिंग चलती है बैंकिंग इंडस्ट्री की। लास्ट टाइम सेक्शन 50A भी बैंकिंग ने डेफिनेटली लॉबी की होगी कि भाई म्यूचुअल फंड्स में इंडेक्सेशन मिलता है, डिपॉजिट्स में नहीं मिलता है। बट हैं 60 लाख इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड में डेट के, और आप डिपॉजिट्स देखें, डिपॉजिट्स अगर हम 426 लाख करोड़ की फाइनेंशियल एसेट्स हैं इंडियन हाउस होल्ड सेविंग्स की, उसमें से ऑलमोस्ट 34% डिपॉजिट्स हैं। ओके, राइट, पूरी फाइनेंशियल एसेट्स में 34-35% इज बैंक डिपॉजिट्स। अब आप अगर उसको बढ़ाना चाहते हैं तो इट्स नॉट अबाउट आप कैसे किसान विकास पत्रिका के ब्याज कम करें। आई थिंक इंडियन हाउस होल्ड ने इंडिया की फिस्कल डेफिसिट को इतने सालों से फंड किया है। आई डोंट थिंक उनकी रिटर्न कम करके आप डिपॉजिट, नहीं, मैं रिटर्न उन पे बढ़ाने की बात कह रहा हूं कि वो अगर वहां रिटर्न बढ़ाएंगे तो शायद बैंक्स को भी मजबूर होना पड़ेगा कि वो अपना डिपॉजिट रेट बढ़ाएं और फिर शायद पैसा आएगा उनके पास। ये इससे तो मैं बड़ा सहमत हूं। यही मैं पूछ रहा था। और क्योंकि वो आरबीआई गवर्नर ये भी कह रहे हैं कि भाई लोग यहाँ नहीं डाल रहे, म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं, तो लोगों को जहाँ फायदा होगा वहां डालेंगे। खैर, एनीवेज, तो चलिए, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं कल के इस बजट से।